हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं आईटीआई की कौटिल्य पब्लिकेशन रामबाण बुक का सॉल्यूशन। ये बुक ऑब्जेक्टिव के रूप में है। इससे पहले की क्लासों में हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं, आज तीसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है प्रतिरोधक, मतलब रजिस्टर। ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास में आज आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड महसूस होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा भाई। मजबूरी है, क्या करूं, पास में ही जागरण हो रहा है और क्लास रिकॉर्ड करनी है। कोशिश की है कि बैकग्राउंड नॉइस नहीं आए, सारी किवाड़े दरवाजे बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आप क्वेश्चन से मतलब रखिएगा, बैकग्राउंड से ज़्यादा मतलब मत रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए। लगातार ऐसी परेशानियां जीवन में बनी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहला प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह रोकने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह परिवर्तित करने के लिए, विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाने के लिए। प्रतिरोध की परिभाषा ही होती है कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे, मतलब धारा का प्रवाह कम करे। पूरी तरह से बाधा उत्पन्न कर देगा तो वह तो कुचालक बन जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह घटाने के लिए, तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे कहा जाता है। फिर रजिस्टर की परिभाषा दोबारा दे दी गई है। रजिस्टर और रेजिस्टेंस में 2 अंतर होते हैं। देखो, एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधक। प्रतिरोध, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं, ये किसी पदार्थ का गुण है, ठीक है। और जबकि प्रतिरोधक क्या है, ये एक एलिमेंट है, इसको हम एलिमेंट मान सकते हैं। जैसे आपने कई बार कई मशीनों में या फिर उनमें लगा हुआ देखा होगा, ऐसे करके उस पर अलग अलग कलर की जो पट्टियां होती हैं, ऐसे एक पट्टी नीली हो गई, ऐसे करके, ये प्रतिरोधक हम इसको कह सकते हैं। जबकि इसका जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का गुण है उसको हम प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। चीजें सेम है दोनों, एक गुण है, एक खुद वही मतलब उपकरण है, ऐसे मान सकते हैं, छोटी सी डिवाइस है, और दूसरा उसका एक गुण है। तो इसमें पूछा गया है कि किसी तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए घटक के रूप में, मतलब एक घटक है और दूसरा उसका गुण है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा रजिस्टर। अब मैं क्लास में क्वेश्चंस की जो स्पीड है थोड़ी तेज रखूंगा, क्योंकि इस क्लास में बहुत क्वेश्चन है, 180 लगभग क्वेश्चन है, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान क्या है? तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान होता है 1.0049 एब्सोल्यूट ओम। टेक्निकल हेल्पर 2018 की परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। तो एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान होता है 1.0049, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, 1.3049। ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है? संवाहक चालक को ही कहते हैं। उन्होंने पूछा है कि ऐसे तार में क्या होगा। एक तार है ये, अब इसमें संवाहक में दरार का मतलब समझ रहे हैं, ये बीच से कहीं से ब्रेक हो गया है, बीच से कहीं से ब्रेक हो गया है, मतलब ऐसे टूट गया है यहां से, ये मान लीजिए। इसमें क्या होगा, तो हम जानते हैं ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है। ओपन सर्किट का प्रतिरोध होता है अनंत। तो इन्होंने वही पूछा है कि संवाहक तार में अगर दरार है तो वहां का प्रतिरोध कितना होगा, तो अनंत प्रतिरोध होगा। कितना प्रतिरोध होगा? अनंत। चौथे नंबर प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है? तो उसे परिभाषित किया जाता है पारे के स्तंभ के द्वारा। किसके द्वारा? पारे के स्तंभ के द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक नियत अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की 106.3 सेंटीमीटर लंबी पारे की छड़ का हिमांक बिंदु प्रतिरोध जिसका द्रव्यमान
452 ग्राम हो, अंतरराष्ट्रीय ओम कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय ओम की परिभाषा अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा, वैसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बस इतना ही पूछा है टेक्निकल हेल्पर 2018 की मतलब परीक्षा में, कि अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे किससे परिभाषित किया जाता है, तो पारे के स्तंभ द्वारा। किसके द्वारा? पारे के स्तंभ द्वारा। 6 नंबर प्रश्न, शॉर्ट सर्किट मतलब लघु परिपथ में प्रतिरोध का मान कितना होता है? शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान होता है, मैं बता दूं आपको यहाँ पर, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान, इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आप पता ही लगा लें, क्योंकि वो आ रहा है। शॉर्ट सर्किट में जो प्रतिरोध का मान होता है 0 होता है। शॉर्ट सर्किट का मान मतलब देखो, एक ये तार है और एक ये तार है, इन दोनों तारों का आपस में लड़ जाना, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है, इसी कारण धारा तेजी से प्रवाहित होने लगती है। धारा कब तेजी से प्रवाहित होगी? जब प्रतिरोध 0 होगा ना, शून्य होगा। और ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था, संभाग वाले प्रश्न में, कि इसमें दरार आ गई, और ओपन सर्किट का प्रतिरोध होता है अनंत। तो दोनों प्रश्न याद कर लीजिएगा कि शॉर्ट सर्किट अगर कहीं पर हो, लघु परिपथ कहीं पर हो, तो वहां का प्रतिरोध 0 हो जाएगा, और ओपन सर्किट का प्रतिरोध, खुला परिपथ कहीं पे हो तो उसका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा। अगला है प्रतिरोध क्षमता की यूनिट क्या है? प्रतिरोध क्षमता की ऐसा यूनिट, मतलब कि प्रतिरोध का मात्रक पूछा है, तो प्रतिरोध का मात्रक हम जानते हैं ओम होता है, एम्पियर की धारा का मात्रक है, वोल्टेज वोल्टता का मात्रक है, और हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। सभी चीजों के बारे में यहाँ पर लिस्ट बना के दे दी गई है। अगला है प्रश्न 8 नंबर, प्रतिरोध एक सर्किट में किसका विरोध करता है? तो हमने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बता दिया था, क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था कि प्रतिरोध क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध उत्पन्न करता है विद्युत धारा के प्रवाह में। ठीक है, कैसी युक्ति है? तो निष्क्रिय युक्ति है। वहीं इंडक्टर तथा संधारित्र के अनुसार धारा वोल्टता परिवर्तन का विरोध करते हैं। धारा परिवर्तन का विरोध क्या करता है? तो इंडक्टर। और वोल्टता परिवर्तन का विरोध क्या करता है? तो संधारित्र। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? ऐसे मान लीजिए कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना माना जाता है, तो पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग 0 माना जाता है। कितना? लगभग 0। 10 नंबर प्रश्न, प्रतिरोध के संदर्भ में SSD का पूरा नाम क्या है? तो प्रतिरोध के संदर्भ में SMD का पूरा नाम होता है सरफेस माउंट डिवाइस, सरफेस माउंट डिवाइसेस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, प्रतिरोध सामग्री के सबसे बाहरी कवच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है? जो प्रतिरोधक सामग्रियां होती हैं, जिनसे प्रतिरोधक बनाए जाते हैं, उनकी सबसे बाहरी कवच मतलब होती है सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो याद कर लीजिएगा, प्रतिरोधक सामग्रियों की सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं, विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान। देखो, अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अगर प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा तेजी से प्रवाहित होगी। तेजी से प्रवाहित होगी मतलब विद्युत धारा का झटका तेज लगेगा, और जितना प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा प्रवाहित, बहुत ज्यादा प्रतिरोध मतलब धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। जब धारा प्रवाहित नहीं होगी तो झटका नहीं लगेगा। वहीं कहा गया है इसमें, देखो, किसी शरीर का प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो उतना व्यक्ति को नुकसान कम होगा, इसीलिए प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला है, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम में व मेगा ओम में लिखते हैं। सभी जानते हैं किलो का मतलब होता है 1000, और मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। इन्होंने वही कहा है कि 2800 ओम रेजिस्टेंस को कैसे व्यतीत करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, 2800 ओम है, हमने बताया 2800 को हम लिख सकते हैं 2.8 गुणा 10 की पावर 3, 2.8 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 को मैंने बताया क्या लिखते हैं, 10 की पावर अगर 3 हो कहीं पे तो इसका मतलब होता है किलो, तो 10 की पावर 3 की जगह इन्होंने लिख दिया के और फिर ओम। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल के लिए भाई जल्दी व्यवस्था कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझाने के लिए, व्हाइट बोर्ड पे ऐसे क्वेश्चन मैं कराया करूंगा। एक कार्बन प्रतिरोधक में कार्बन का उपयोग प्रतिरोधक को निम्न में से क्या बनाने के लिए किया जाता है? मतलब जब हम कार्बन प्रतिरोध बनाते हैं तो कार्बन प्रतिरोध का जो प्रयोग करते हैं क्यों करते हैं? कार्बन जो सामग्री है उसका ही प्रयोग क्यों करते हैं कार्बन प्रतिरोध बनाने में? उसका ही प्रयोग हम क्यों करते हैं कार्बन प्रतिरोध बनाने में?
अधात्विक व आदर्श पदार्थ है, आसानी से उपलब्ध है, टिकाऊ है, व धात्विक पदार्थ है। कार्बन का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का अधात्विक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? अधात्विक है और आदर्श पदार्थ है। तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, संपीडित मतलब कंप्रेस्ड कार्बन पाउडर और एक उपर्युक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है? कार्बन पदार्थों से, कार्बन पाउडर से जो प्रतिरोध बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। अरे कार्बन से बन रहे हैं तो इस कारण उनको क्या कहेंगे हम? कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न, सिरेमिक कोशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमा कर जाने वाले निम्नलिखित। तो सिरेमिक वाले प्रश्न पर थे हम लोग। सिरेमिका केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन वाष्प जमाए जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के प्रतिरोधकों में से एक की पहचान कीजिए। तो ये किस प्रकार के प्रतिरोध होते हैं? ये होते हैं फिल्म कार्बन प्रतिरोधक। कौन से होते हैं? फिल्म कार्बन प्रतिरोधक। सिरेमिक केशिका पाइप पर हाइड्रोकार्बन की वाष्प मतलब भाप जमाकर जो प्रतिरोध बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? हम फिल्म कार्बन प्रकार के प्रतिरोधक। थोड़ी सी इसमें लैंग्वेज टिपिकल लिख दी गई है, बस क्वेश्चन ज्यादा टफ है नहीं वैसे। अगला है 10 मिलियन ओम निम्नलिखित में से, हाँ अब सही है। अगला दिया है 10 मिलियन ओम निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो जो भी YouTube पे इस क्लास को देख रहे हैं या जिन्होंने YouTube यूज किया है, YouTube की थोड़ी भी नॉलेज है ना उन्हें, तो ये प्रश्न उनसे गलत होने वाला है नहीं। यूपीपीसीएल TG2 27 मार्च 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। मतलब 27 मार्च को तो हमारा भी पेपर था, हमारी शिफ्ट में था, ये पेपर नहीं था, शायद नहीं था, क्योंकि एक ही शिफ्ट में 2-3 सेट बनते हैं, हो सकता है। मुझे जहां तक याद है मेरी शिफ्ट में ये प्रश्न मेरे पेपर में नहीं था। तो अब हम आगे इस प्रश्न को करते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है एम, मिलियन पे एम आ जाता है। जब किसी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं इसका मतलब है 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाना। तो जहां कैपिटल एम लिखा होगा 10 के बाद, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो 10 के बाद जहां एम आ जाएगा, अगर 1 मिलियन है तो 1 के बाद एम हो जाएगा, 2 मिलियन है तो 2 के बाद एम हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार 10 मिलियन है तो 10 के बाद एम हो जाएगा। 10 के बाद एम इसमें किसमें है? देखो ये तो 1 मिलियन को दर्शाता है, ये 0.1 मिलियन, यहाँ है 10 मिलियन। तो बस विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा हमने पहले ही बताया 10 की पावर 6 का मतलब होता है मिलियन। 17 नंबर प्रश्न हो गया। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोध बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? अभी बताया कार्बन से रिलेटेड 2-3 प्रश्न थे। प्रतिरोध बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। अब 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। चर रोधक मतलब बैरिस्टर क्या है? बैरिस्टर पता है एक क्या होता है? ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है। इसका उपयोग सर्किट में नियंत्रण या क्षतिपूर्ति तत्वों के रूप में किया जाता है। इसमें एक अरेखीय गैर आमोदित धारा वोल्टेज विशेषता होती है। तो क्या है ये बैरिस्टर? क्या है बैरिस्टर? क्या है? एक वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज निर्भर प्रतिरोधक। अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। 20 नंबर प्रश्न, एक आरेखिक प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टता के बढ़ने के साथ घटता जाता है। परिवर्ती प्रतिरोध जो होगा उसका प्रतिरोध क्या होता है? वोल्टेज के बढ़ने पर घटता जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। 21 नंबर प्रश्न है, अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के रजिस्टर प्रयोग किए जाते हैं? मतलब अधिक वोल्टेज से अगर हमें सुरक्षा देनी है सर्किट को, तो वहां पर बैरिस्टर प्रकार के जो प्रतिरोध होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, खाली स्थान के प्रतिरोध का मान तापमान के परिवर्तन के साथ अत्यधिक परिवर्तित हो जाता है। थर्मिस्टर जो होते हैं, थर्म का मतलब होता है जहां थर्म आ जाए, थर्म। अगर आपने थोड़ी भी फिजिक्स सही से पढ़ी होगी तो फिजिक्स में एक यूनिट है इंटर की फिजिक्स में, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी। तो थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा से, मतलब ताप से। तो जो तापमान के परिवर्तन से जिनमें परिवर्तन होता है उनको कहते हैं थर्मिस्टर। क्या कहते हैं? थर्मिस्टर। 23 नंबर प्रश्न है, जिस प्रतिरोध में
जिस रजिस्टर में प्रतिरोध में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि होती है उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? उस प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? थर्मिस्टर। उसको क्या कहते हैं? सेंसिस्टर। देखो यहां पर क्या था, पहले वाले प्रश्न में थर्मिस्टर के प्रतिरोध के मान में तापमान में परिवर्तन के साथ अत्यधिक, उसमें एकदम बहुत ज्यादा तेजी से परिवर्तन होता है, जबकि जिस प्रतिरोध में वृद्धि के साथ, मतलब अगर प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है तब तापमान में वृद्धि होगी, जबकि इससे पहले वाले जो 22 प्रश्न था उसमें इसका विपरीत था। ठीक से और ध्यान से पढ़िएगा। विकल्प नंबर बी 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधकों के प्रकार हैं? पूछा गया है इनमें से कौन है जो प्रतिरोधकों के प्रकार हैं। देखो तार बाउंड प्रतिरोध होता है, कार्बन धातु फिल्म प्रतिरोध भी होता है, कार्बन प्रतिरोध होता है, तो ये सभी प्रतिरोधों के प्रकार हैं। 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा डी, ए बी और सी सभी प्रतिरोधों के प्रकार हैं। 25 नंबर प्रश्न, ग्रेफाइट से निर्मित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही एक अपर रूप है, इसीलिए ये भी कार्बन के ही प्रकार कहलाएंगे और कार्बन प्रतिरोधक ही इनको कहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोध का प्रकार है? मतलब वेरिएबल प्रतिरोध जो होता है उसका प्रकार कौन सा है? देखो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो भी परिवर्ती प्रतिरोध का प्रकार होता है, थर्मिस्टर भी, मैग्नेटो रेजिस्टेंट भी और रियोस्टेट भी, तो ये सब क्या है? वेरिएबल प्रतिरोध के प्रकार हैं। अब 27 नंबर प्रश्न है, एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मतलब लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है? एक लाइट डिपेंडेंट जो रजिस्टर है वो मूल रूप से क्या होता है? तो ये होता है एक प्रकार का वेरिएबल प्रतिरोध। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर में क्या होता है, जैसे जैसे लाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्रतिरोध क्या होता जाता है? कम होता जाता है या ज्यादा होता रहता है? ये आप बताएंगे, कुछ तो आप भी बता दिया करो। कोई भी भाई ऐसा नहीं है जो ये बताए क्लास में कि मेरे इतने क्वेश्चन सही गए, या मुझे इस क्वेश्चन का, मैंने किसी प्रश्न का आंसर बताने से छोड़ दिया, उसका आंसर वो बता दें। चलो मुझे उम्मीद है आज बताओगे, आज नहीं तो कल बताओगे, कभी तो बताओगे। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के बारे में और जान लो। प्रकाश आश्रित प्रतिरोध मतलब लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध एक प्रकार का वेरिएबल प्रतिरोध है। ये एक सुग्राही प्रतिरोध है। लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध का प्रयोग स्ट्रीट लाइट को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो सड़क पर लगने वाली लाइटें होती हैं उनका नियंत्रण हम लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध के माध्यम से ही करते हैं। फिर है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या नियत प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है? मतलब कांस्टेंट प्रतिरोधक का उदाहरण नहीं है। अभी बताया, देखो वायर बाउंड, कार्बन प्रतिरोध और धातु ऑक्साइड प्रतिरोध, ये एक फिक्स्ड प्रतिरोध के उदाहरण है, जबकि जो लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध होता है इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता रहता है, इसलिए एक फिक्स डिपेंडेंट प्रतिरोध के उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रतिरोधक नहीं है? फिर वही यूपीआरबीएनएल 2G2 में पूछा गया है। देखो धातु फिल्म प्रतिरोध सुना होगा, कार्बन प्रतिरोध सुना है, वायर बाउंड प्रतिरोध सुना है, लेकिन लकड़ी का कौन सा प्रतिरोध बनता है भाई? लकड़ी का कभी देखा है तुमने प्रतिरोध बनता हुआ? लकड़ी तो एज ए इंसुलेटर प्रयोग में ली जाती है। 30 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? क्वेश्चन की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी क्योंकि क्लास में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध में प्रतिरोधक का मान तापमान में वृद्धि के साथ गैर रैखिक रूप से घटता है? किसमें घटता है गैर रैखिक रूप से? तो थर्मिस्टर में। किसमें? थर्मिस्टर में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस के संयोजनों में से एक नहीं हो सकता? एक नहीं हो सकता, तो ये क्या है? सिरेमिक रॉड। सिरेमिक रॉड क्या होती है? यहाँ सिरेमिक रॉड क्या होती है? सिरेमिक रॉड एक प्रकार का, सिरेमिक भी एक प्रकार का पदार्थ है जिसका प्रतिरोध कार्बन कंपोजिशन में नहीं किया जाता, जिसका उपयोग कार्बन कंपोजिशन में नहीं करते हैं, जबकि इंसुलेशन, फिलर एवं रेजिन बाइंडर में कार्बन कंपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर किस प्रकार के प्रतिरोधकों का प्रयोग शक्ति परिवर्तन के लिए किया जाता है? मतलब जो पावर सर्किट होते हैं उनका प्रतिरोध, उनमें हम कौन से प्रकार के प्रतिरोधों का प्रयोग करते हैं? तो वहां करते हैं हम वायर बाउंड प्रतिरोधों का प्रयोग। क्या करते हैं? वायर बाउंड प्रकार के जो प्रतिरोध होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिरोधों में प्रदीपन की क्षमता में तीव्रता में वृद्धि के साथ प्रतिरोध घटता है? एलडीआर। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर में क्या होता है कि लाइट जैसे जैसे बढ़ेगी उसका प्रतिरोध क्या होगा?
बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। एलडीआर का फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा, लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध। दो टर्मिनल वाले परवर्ती प्रतिरोध को क्या कहते हैं? दो टर्मिनल वाले परवर्ती प्रतिरोध को कहते हैं थर्मिस्टर। क्या कहते हैं? थर्मिस्टर। अच्छा, 25 नंबर प्रश्न है, कार्बन संरचना प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रतिरोध और बिजली अपव्यय मूल्य है? कार्बन संरचना वाले जो प्रतिरोध होते हैं उनके लिए 1,00,000 ओम व 1 वाट बिजली अपव्यय मूल्य है। क्या है? 1,00,000 ओम या फिर 1 वाट बिजली अपव्यय मूल्य है। 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि इसके मूल मान से n गुना कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सभी जानते हैं अगर तार को खींचकर उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है तब उसका जो प्रतिरोध होगा n² टाइम पड़ेगा। अगर उसकी लंबाई 2 गुना बढ़ा दी तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो याद कर लीजिए, अगर खींच के तार की लंबाई बढ़ा दी गई है तो उसका प्रतिरोध n² R टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n² R टाइम। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोधक का साइज अधिकतम होगा? ठीक है, प्रतिरोधक का जो साइज होता है प्राथमिक रूप से वाट रेटिंग पर निर्भर करता है। किस पर? वाट रेटिंग पर। ठीक है, जिसकी वोल्टेज अधिक होगी उसका साइज ज्यादा होगा। ये देख लीजिए, मतलब वॉट रेटिंग अधिक तो साइज भी ज्यादा होगा। अब देखो वॉट रेटिंग जो है किसकी ज्यादा है, यहाँ पर 1 वाट पहले विकल्प में दिया है, 1 वाट दूसरे में दिया है, आधा वाट, फिर यहाँ 10 वाट, यहाँ 50 वाट। तो सबसे ज्यादा वॉट रेटिंग किसकी है? 50 वाट। इसीलिए साइज जो होगा वो होगा विकल्प नंबर ए वाले प्रतिरोध का। 37 नंबर प्रश्न हो गया। 38 नंबर प्रश्न है, यदि आर प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अभी बताया था 36 नंबर प्रश्न में आपको कि दोगुना किया है। जब दोगुना किया है तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4R। कितना हो जाएगा? 4R या 4R। एक चालक प्रतिरोध R है की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, प्रतिरोध क्या है? R, उसकी लंबाई दो गुना कर दी गई और क्षेत्रफल कितना कर दिया गया? आधा कर दिया गया, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको देख के बताना है। देखो इसके लिए एक सूत्र होता है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको समझा पाया तो R बराबर रो L बाई ए। L यहाँ पर चालक तार की लंबाई है, A चालक तार का क्षेत्रफल है। तो देखो R अभी क्या है, मैं सबको एक एक रख देता हूँ, रो ऐसे ही रहने देता हूँ, L का मान भी 1 और क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसका मान भी 1 रख देता हूँ, तो R का मान 1 आ जाएगा। अब इनकी शर्त के अनुसार करते हैं। लंबाई 2 गुना कर दी गई, रो को ऐसा ही रहने दो, लंबाई कितनी कर दी गई? 2 गुना, मतलब पहले 1 थी अब 2 गुना कर दी गई, और इसका जो क्षेत्रफल है आधा कर दिया गया, मतलब पहले 1 था, 1 का आधा होता है 1/2। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी होगी तो जो नीचे बटे में होता है वो उसकी गुणा ऊपर हो जाती है जाके। तो अब क्या हो जाएगा? ऊपर इसकी गुणा हो गई तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो पहले R जो 1 आ रहा था अब कितना आ रहा है? 4। तो 4 इस प्रश्न में आंसर दिया है विकल्प नंबर 2 पर। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आप ठीक प्रकार से समझे होंगे। व्हाइट बोर्ड नहीं है, क्या करूं दोस्त, नहीं व्हाइट बोर्ड पे और ज़्यादा अच्छे से समझाता। जैसे जैसे सुविधाएं मिलती जाएंगी वैसे वैसे और ज़्यादा आपके लिए इम्प्लीमेंट करता रहूंगा चीज़ें। पदार्थ के प्रतिरोध निम्नलिखित में से कौन से घटक पर निर्भर नहीं होता? मतलब जो तार का प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? देखो प्रतिरोध सामग्री की लंबाई पर, जो प्रतिरोध सामग्री होती है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं करता है? तो R बराबर रो L/A वाले इस सूत्र से लंबाई पर तो निर्भर करता है। प्रतिरोध सामग्री की रचना पर, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब तिरछा काट इन्होंने यहाँ पे बोला है, ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी लिख दी है। तीसरा है पूरे प्रतिरोध सामग्री पर दिया जाने वाला वोल्टेज, वोल्ट
ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल है, इसको दोबारा देख के बताऊंगा, मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। क्योंकि देखो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं थोड़े उसके वोल्टेज पर और उसकी संरचना पर, इन दोनों पर हल्का हल्का निर्भर नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादा बेस्ट अगर आंसर बताया जाए तो यही होगा, पूरे प्रतिरोध सामग्री पर दिए जाने वाले वोल्टेज पर। एक चालक का प्रतिरोध जहां को मापता है, एक चालक का प्रतिरोध जहां खाली स्थान मापता है, जिसे ये धारा के प्रवाह को देता है, वही चालकत्व को मापता है। ये जिसे ये प्रवाह को देता है। भाई साहब कौन सी जबरदस्त लैंग्वेज लिखी है इन्होंने। एक चालक का प्रतिरोध जहां विरोध को मापता है, जिसे ये धारा के प्रवाह को देता है, वहीं चालक तत्व क्या करता है, उसके उत्प्रेरण को। मतलब कुछ नहीं है, प्रतिरोध और चालक तत्व दोनों के गुण दे दिए गए, बस वही है। एक चालक का प्रतिरोध जहां धारा के विरोध को मापता है, ठीक उसी प्रकार जो चालकत्व होता है वहां धारा में होने वाले धारा के प्रवाह को मापता है। प्रवाह को इन्होंने उत्प्रेरण लिख दिया है, तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 40 प्रश्न हो गए हैं, 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न यही है, हो गया, हाँ 41 नंबर प्रश्न हो गया था। 42 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मेटल चालक का प्रतिरोध किसके सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है? जो धात्विक चालक पदार्थ हैं उनका जो प्रतिरोध होता है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आर बराबर रो एल बाई ए। अगर ये सूत्र याद कर लिया तो बहुत सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। देखो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है ठीक उसके उसमें नहीं होना। देखो आर, यहाँ पर आर ऊपर है, यहाँ पर एल भी ऊपर है, मतलब ये समानुपाती में होंगे। जबकि यहाँ आर ऊपर है और एल ए जो है नीचे है। मतलब अब अगर पूछा जाए आर और ए में क्या संबंध है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती में है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे आर का मान बढ़ाया जाएगा तो ए का मान क्या होगा, घटेगा। इन्होंने कहा है कि इस सूत्र के अनुसार प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है, तो ए होता है। ए को हम क्या कहते हैं, चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या होता है, चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता होती है उसकी निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोधकता रो होती है जिसका मात्रक क्या होता है, ये आप बताएंगे। ये प्रतिरोधकता हमने बताया था आर बराबर रो एल बाई ए। आप बताना रो का मात्रक क्या होता है, हम यहाँ बता देते हैं। ये प्रतिरोधकता होती है चालक की लंबाई, चालक तार के क्षेत्रफल और प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती, ये निर्भर करती है उसकी सामग्री पर। मतलब पदार्थ जैसा होगा वैसे ही उसकी प्रतिरोधकता होगी। अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक तार के प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए? मतलब यदि उसकी लंबाई हम बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर बराबर रो एल बाई ए से, रो एल बाई ए से एल को बढ़ाएंगे तो आर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि तार का व्यास दोगुना कर दिया जाए, क्या किया जाए, व्यास दोगुना कर दिया जाए, इसकी लंबाई को स्थिर रखा जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? यदि चालक तार का जो व्यास है दोगुना कर दिया जाता है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 या फिर 4 गुना कम। 46 नंबर प्रश्न है, कंडक्टर सामग्री की प्रतिरोधकता पर तापमान भिन्नता के प्रभाव वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो एक रेखिक वक्र को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, रेखिक वक्र को। यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो तार के प्रतिरोध के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोटाई में वृद्धि करेंगे, इसका मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ा देंगे। मैं समझा देता हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है। देखो ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला। जबकि ये चालक तार की लंबाई है और ये क्या है, चालक तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 के गुणक तक कम कर दिया जाता है, इसका मतलब है 2 गुना कम कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। जैसा उसको घटाएंगे उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, यदि किसी दी गई लंबाई के धातु के तार को क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल जब 2 गुना कर दे रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा,
क्षेत्रफल अगर किसी का दोगुना कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। वही ये R बराबर रो एल बाई ए से कितना हो जाएगा, 48 नंबर प्रश्न में आधा हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का वो ले रहे हैं हम रेफरेंस, इसमें आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा। न्यूमेरिकल प्रश्न है, थोड़े ऐसे ही समझ में आएंगे। जल्दी मैं बोर्ड अपने रूम में स्थापित करने वाला हूं, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बढ़िया से करेंगे, एकदम धुआं धुआं करके। विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा मानक ताप पर निर्दिष्ट करता है, ये आमतौर पर कितना है। विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है मानक टेम्परेचर पर काम करता है, और आमतौर पर मानक टेम्परेचर कितने को मानते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को। हाँ भाई, आज के लिए आपसे सॉरी है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा। सबसे पहले तो क्लास रिकॉर्ड करते समय फ़ोन की बैटरी कम है, बार बार क्लास ऑफ हो जा रही है। दूसरा, बाहर बहुत ज़्यादा क्या है, विरूपण, डिस्ट्रॉक्शन उत्पन्न हो रहा है। पूरी तरह से कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ क्लास पे, तो आज के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। इस क्लास का बाकी जो भाग है कल इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आज के लिए 50 क्वेश्चन का ही रिवीजन कीजिए, बाकी मिलते रहेंगे इसी प्रकार की क्लास में। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर पसंद आ रही हो तो। मेहनत करते रहना भाई। जो भाई पूछते हैं यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम कब होगा, जल्दी होगा एग्ज़ाम, आज नहीं तो एग्ज़ाम होना ही है। हमें एग्ज़ाम को भी देखना है और तैयारी करते रहना है, तैयारी नहीं छोड़नी है। बाकी मिलते हैं किसी अगली क्लास में, मतलब कल अब इससे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।